एका फार मोठ्या महापुरुषाचं वास्तव्य ज्या वाड्यामध्ये होतं अशा वास्तूमध्ये आपण आता एकत्र आहोत. खरं तर हे नरसिंह मंदिर आहे. हाँ हो सर. अभी हम जहाँ उपस्थित है इस मंदिर का नाम है नृसिंह मंदिर या नरसिंह मंदिर. नरसिंह का मालूम है ये नरसिंह अवतार था और जो नर है लेकिन उसका मुख सिंह जैसा है ऐसा. लेकिन सच में यहाँ एक नरसिंह रहता था और उसका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के. तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आद्य क्रांतिकारक जिसे बोलते वो उमाजी नायक और यहाँ भी लिखा है वो भी आद्य क्रांतिकारक. तो ये सवाल लोगों के मन में आता है कि ये भी आद्य मैंने कि पहला, तो पहले दो कैसे हो सकते हैं. तो ये सवाल सही है. लेकिन उमाजी नाइक ने जब संघर्ष किया था तब वो समय कौन सा था? 1830, 1831, 32 वो ऐसा समय था. उस समय हमारे भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था. देखिए, और 1857 के बाद भारत के ऊपर राज्य किसका आया? इंग्लैंड के पार्लियामेंट का या इंग्लैंड के रानी का. और इंग्लैंड के रानी का राज आने के बाद जिन्होंने क्रांतिकारी संघर्ष किया वो थे पहले वासुदेव बलवंत फड़के, इसलिए उनको भी आद्य कहा जाता है. लेकिन दोनों में ये फ़र्क है, तो ये आपने समझ लेनी चाहिए. हम जब पूना से मुंबई जाते हैं तो बीच में एक पनवेल, मालूम है पनवेल, वहाँ से कर्नाड़ा अभयारण्य है, वहाँ कर्नाड़ा किला भी है. उस कर्नाड़ा किले के नीचे एक गांव है, उस गांव का नाम है शिरढोण. तो ये शिरढोण में रहने वाले ये थे फड़के. और ये जो वासुदेव बलवंत है उनके पितामह यानी आजोबा वो उस कर्नाड़ा किले के किलेदार थे. और जब किला अंग्रेज़ों के पास देने की समय आ गया तो उन्होंने लड़ाई भी की थी, लेकिन वो हार गए थे. लेकिन वो छोटे बच्चे होने वाले वासुदेव बलवंत को जब वहाँ लेके जाते थे तो वो पुराने काल की पराक्रम की कथाएं सुनाते थे. तो उसी उम्र में, छोटी उम्र में वासुदेव बलवंत के मन में ये आने लगा कि मुझे भी कुछ संघर्ष करना चाहिए. ऐसे होते हुए आपको बोकड़ को हिंदू में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, देखिए भेड़ बकरी तो मालूम है आपको, तो ऐसा ही बोकड़ होता है. तो उनके आजोबा ने यानी पितामह ने उनको, मुझे वासुदेव को, जो छोटा बच्चा था, ऐसे जो छोटा बच्चा था, तो हमें बैलगाड़ी मालूम है, हमें घोड़ा गाड़ी मालूम है, तो ऐसी भेड़ की भी गाड़ी उनको बना कर दी थी. और जैसा किसी राजा रथ के ऊपर खड़ा रहता है तैसे छोटा वासुदेव उसके ऊपर खड़ा रह के घूमता था. ये गाड़ी जिसको बोकड़ गाड़ी कहते हैं वो आज भी उनके गांव में हम देख सकते हैं. तो ये शिरडोन गांव में उनका स्मारक है. लेकिन वो पहले पढ़ाई के लिए और बाद में नौकरी के लिए पूना में आ गए. पहले तो उनके मन में अंग्रेज़ों का राग तो पहले से था ही. एक घटना उनके जीवन में ऐसी हुई कि उनकी माँ बहुत बीमार थी. तो उन्होंने ऐसा अर्ज किया था कि मुझे जाना है और माँ को देखना है, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली. और जब वो 2, 3, 4 दिन के बाद छुट्टी के दिन जब माँ को देखने के लिए गए तो उनके माँ का देहांत हुआ था. तो उनके मन में ये भी राग आया कि मुझे माँ की अंतिम, वो जो बीमार थी उस समय उसकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन इनके कारण मैं नहीं जा सका. तो ये कारण था. और उसी समय जो यहाँ बहुत बड़े कुछ ऐसे लोग थे जो अच्छी भाषा में अंग्रेज़ हमारे देश से पैसा किस तरह ले जा रहे हैं उनके इंग्लैंड में, एक चित्र सामने रखते थे. कोई व्याख्यान देते थे, कोई किताब लिखते थे, कोई वृत्तपत्र में लिखते थे. आपको नाम मालूम होगा, दादाभाई नौरोजी नाम सुना होगा, न्यायमूर्ति रानड़े नाम सुना होगा. तो ये सब लोग उस समय समाज की ऐसी जागृति कर रहे थे और वो सब वासुदेव बलवंत सुनते थे. तो वो देख रहे थे कि आज हमें दिखते हैं कि अंग्रेज़ दिखने में अच्छे हैं, गोरे गोरे हैं, वो उन्होंने रास्ते लाए, उन्होंने ब्रिज बनवाए, पुलिस आए, तारा यंत्र आया, ऐसा बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई. लेकिन हमारे देश के भारत का पैसा उधर जा रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ संघर्ष करना चाहिए. तो उन्होंने संघर्ष करने की ठान ली. क्या करते थे, स्वयं अपने हाथ में ऐसा डफ कहते हैं ना, डफ वो लेके घूमते थे. ऐको जो हम मराठी में कहते दवंडी, सुनो भाई सुनो, आज शाम को मेरा भाषण है शनिवारवाड़ा के सामने, आ जाइए.
तो लोग आते थे, 10 आते थे, 12 आते थे, 15 आते थे, और वासुदेव बलवंत उनको कहते थे कि हमें अंग्रेज़ों को हराना है, सैन्य बनाना है, शस्त्र उठाना है। लेकिन लोग आते थे, तालियां बजाते थे, घर में जाके सोते थे, कोई नहीं साथ देता। लेकिन वासुदेव बलवंत के मन में इतने प्रखर इच्छा थी कि उन्होंने रामोशी समाज जिसको कहते हैं, वो लड़वैया समाज है, लड़ने वाले लोग हैं, उनके पास गए। वासुदेव बलवंत की बुद्धि और उस रामोशी समाज की शक्ति, ये दोनों साथ मिलकर उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष किया, वो मैं आप बाद में भी बताने वाला है। और क्या क्या किया देखिए, आज पूना में एक संस्था है जिसका नाम है महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी, MES कहते हैं। गरवारी कॉलेज मालूम होगा, पेरूगेट भावे स्कूल मालूम होगा। ये जो MES सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना वासुदेव बलवंत ने की थी, यानी तिलक जी के भी पहले, कि हमारे बच्चों को राष्ट्रभक्ति का शिक्षण मिलना चाहिए तो हमारा स्कूल होना चाहिए, ये भी किया था। दूसरा, अंग्रेज़ वहाँ की वस्तुएं यहाँ लाते हैं और हमें बेचते हैं, क्यों नहीं हमारे युवक अपनी वस्तु पैदा करें, प्रोडक्शन करें, हमारे यहाँ बिजनेसमैन निर्माण होनी चाहिए। मैं आपको मेरी एक कथा सुनाता हूँ। मैं किसी घर में बैठा था, तो ऐसा लोहे का रॉड था, तो मुझे मालूम नहीं था क्या है। तो उन्होंने कहा ऐसा बटन है, खोलो। मैंने खोला, वो उसके 2 पार्ट हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, जिनके घर में मैं बैठा था, उन्होंने कहा ये साबुन बनाने का ये मोल्ड है, मोल्ड कहते हैं ना, मोल्ड है। तो मैंने कहा हाँ होगा, उसमें क्या है, साबुन का मोल्ड होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है ना तुम्हारे हाथ में, ये वासुदेव बलवंत ने निर्माण किए हुए का मोल्ड। इसका मतलब देखिए कि क्या क्या किया था उन्होंने। उन्होंने कारखाना भी निर्माण किया था, उन्होंने शस्त्र भी निर्माण किया था। इसी मकान में जब रहते थे, जैसे मैंने अभी बताया कि महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को सिखाया था और वो शिक्षिका बन गई। वासुदेव बलवंत ने अपनी पत्नी को तलवार चलाना, बंदूक चलाना, घोड़े के ऊपर सवार होना, ये सिखाया था, इधर सिखाया था, ये सब यहाँ जगह पर। तो क्यों सिखाया था कि इसके आगे हमारे देश की महिलाओं को भी लड़ना आना चाहिए, ये सिखाया था। ऐसा काम उन्होंने किया था। स्वदेशी का वापर, कि हम अंग्रेज़ों को अभी भगा नहीं सकते, लेकिन क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है ये तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम अंग्रेज़ों के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे। तो वो स्वदेशी वस्त्र ही पहनते थे। एक ज़माने में ऐसे वो बुरे समय वो टाक रहता था ना, पेन नहीं रहता था, टाक कहते वैसे दावत में लेकर। तो एक वो लिखने लगे, तो किसी ने कहा अरे ये अंग्रेज़ ने बनाया हुआ है। इतने क्रोधित हुए कि तोड़ दिया, किसी भी अंग्रेज़ की वस्तु को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना स्वदेशी का प्रखर अभिमान। तो पूना में एक संस्था थी, उसका नाम था सार्वजनिक सभा। उसको अब 150 बरस हो गए हैं इस समय में। तो उस सभा का वो काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे काम, एक आदमी अपनी एक ज़िंदगी में कितने सारे काम कर सकता है, ये वासुदेव बलवंत हमें दिखाते हैं। तो ऐसे हो गया कि अंग्रेज़ उनको नहीं पकड़ सकते थे। अभी मैंने बताया था ना, बुधवार वाड़ा उन्होंने जलाया था, ऐसे बहुत से वाड़े को आग लगाई थी। तो अंग्रेज़ ने क्या किया, एक आदमी रखा, एक अधिकारी ऑफिसर, उसका नाम था मेजर डैनियल। डैनियल का एक ही काम था, तुम शस्त्र लो और वासुदेव बलवंत को गिरफ्तार करो। डैनियल घूम रहा था गांव गांव, नहीं वासुदेव नहीं मिल रहे थे। कभी अहमदनगर में जाता था तो लोग कहते थे वो कर्नाटक में है, वो कर्नाटक में जाता था तो लोग कहते थे वो कोकण में गए, तो कोकण में जाता था तो गुजरात में गए। तो कहाँ है वासुदेव बलवंत? तो आज हम जब सोचते तो आँखों में आंसू आते थे। क्या उनके पास खाने के लिए कुछ था? क्या उनके पास कुछ वस्त्र था? वो सो सकते या नहीं? कभी कभी बीमार हो जाते थे, ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो भाग रहे थे और काम कर रहे थे, पराक्रम कर रहे थे। तो डैनियल ने मन में क्या किया, एक मजा है उसमें। उस समय यहाँ का गवर्नर था, उसका नाम था रिचर्ड टेम्पल। तो वासुदेव बलवंत ने पकड़ने के लिए, वासुदेव बलवंतों को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने पोस्टर लगाए गांव गांव में। पोस्टर में लिखा था, सुनो भाई सुनो, अब हमारे मुल्क में वासुदेव बलवंत नाम का एक खतरनाक दरोडेखोर रहता है, चोर रहता है। जो उसे गिरफ्तार करेगा उसे हम 4000 रुपये इनाम देंगे। उस ज़माने के 4000, 150 बरस पहले। तो क्या हुआ, किसी ने वासुदेव बलवंत को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसके बगल में और एक पत्र लिखा, सुनो भाई सुनो, हमारे मुल्क में रिचर्ड टेम्पल नामक एक खतरनाक आदमी रहता है,
जो उसका सर लाएगा उसे हम 5,000 रुपये इनाम देने हैं, ऐसा रखा। तो बहुत अंग्रेज क्रोधित हो गए थे कि हम उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन ऐसा हुआ कि वो दत्त के भक्त थे, गुरु दत्त के भक्त थे। ये जो यहाँ पेड़ है, यहाँ दिखाई दे, अभी पेड़ उसका काट दिया है, यहाँ बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ के नीचे बैठकर ये गुरुचरित्र की पोथी रहती है ना, उसका पारायण यहाँ करते थे। तो वे दत्त भक्त थे, और वो कुछ यात्रा जब होती है ना, गाणगापुर वगैरह स्थान आपको मालूम होगा, वहाँ वो यात्रा में आते थे। तब किसी पूना में रहने वाली एक महिला गाणगापुर में गई थी, और वो बाद में यहाँ आ गई और अपनी सहेली को बता रही थी कि क्या ये पुलिस पागल है, वो इधर उधर वासुदेव बलवंत को खोज रहे हैं। कल मैं गाणगापुर में गई थी, मैंने वहाँ वासुदेव बलवंत को देखा। तो ऐसी ये बात निकल कर पुलिस के पास पहुँच गई, और पुलिस का सेना वहाँ गई और वो पीछा करते रहे। और देवर नावड़ी नाम का एक गांव है, उस गांव के एक गुफा में वासुदेव बलवंत और उनके सैन्य सो गए थे। वहाँ उन्होंने, डैनियल ने हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया। आज पूना में जिसे हम संगम कहते हैं, मुला और मठा दो नदियों का संगम है ना, वहाँ उनके ऊपर कोर्ट में वहाँ जो हुआ कामकाज हुआ वही उनको सज़ा सुनाई दी, और उन्हें सज़ा दी कि उनको जेल में डालना। वासुदेव बलवंती जी के गुरु थे, उनका नाम था लहूजी वस्ताद। इनको कहते हैं क्रांति गुरु। देखिए, एकादा गुरु कितना बड़ा होता है, तो शिष्य के नाम से हम गुरु को पहचानते हैं कि सचिन तेंदुलकर नाम से हम आचरेकर जी को पहचानते हैं, उनके गुरु, ऐसा होता है। तो ये 3 शिष्य का नाम बताता हूँ लहूजी वस्ताद के। एक शिष्य है वासुदेव बलवंत फड़के, दूसरा है महात्मा फुले, और तीसरे है लोकमान्य तिलक। तो जिनके शिष्य इतने बड़े हैं, वो गुरु कितना महान होगा। तो ये थे लहूजी वस्ताद। और जब वासुदेव बलवंतों के ऊपर वो मुकदमा चल रहा था, तो वहाँ लहूजी वस्ताद भी आते थे, वासुदेव बलवंत जी के पिताजी भी आते थे, और उनको बहुत दुख हुआ जब उनको सज़ा सुनाई दी। और अंग्रेज़ों ने कहा ये इतना खतरनाक है वासुदेव बलवंत, उसको सज़ा तो देनी है, लेकिन उनको जेल में रखना है तो भारत में मत रखो, भारत के बाहर उनका नाम भी भूल जाना चाहिए। तो उनको कहाँ रखा? एडन में। आपको सऊदी अरेबिया वगैरह मालूम है, उधर है एडन। उस एडन में जाकर उनको जेल में रखा, और वहाँ भी वासुदेव बलवंत तो चुप नहीं बैठे। एक दिन रात के समय सब सो रहे थे, तब उन्होंने, कोठड़ी होती है ना, वो छोटी सी रूम होती है जेल की, उसका दरवाज़ा ऐसा निकाला और भाग गए। और जेल की वो दीवार थी, वो दीवार की ऊपर से कूद पड़े और भागने लगे। कुछ मालूम नहीं था, रास्ता मालूम था, देश मालूम नहीं, भाषा मालूम नहीं, दौड़ते रहे। लेकिन दुख की बात है, 3-4 घंटों में पुलिस ने फिर पीछा किया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। और फिर उनको इतनी बुरी तरह से वो फंस गए, उनको इतना ऐसा अन्न दिया जाता था कि जैसे भाकरी कहते हैं ना, उसका टुकड़ा दिया तो उसमें कीड़े दिखाई देते थे, इतना बुरा अन्न था। बहुत सारे रोग हुए थे, और ऐसे महान देशभक्त का एडन के कारागृह में ही उनका मृत्यु उधर हो गया। ये दुख की बात है। 1883 उधर उनकी मौत हो। तो जब उनकी मृत्यु की वार्ता आ गई, तो अंग्रेज़, उनको अच्छा लगा, ये वासुदेव बलवंत ख़त्म हो गया, अब कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है। लेकिन वो पागल थे। उधर वासुदेव बलवंत मर गए, उनकी देहांत हो गया, यहाँ ये वार्ता आ गई। और इसी रास्ते से जब आगे जाते हैं, वहाँ एक ऐसा ही पेड़ है पीपल का, वहाँ है जिसको कहते हैं नागनाथ पार, सदाशिव पेटे में नागनाथ पार। वहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, और उस बच्चों ने ऐसा ठान लिया कि जो काम वासुदेव बलवंत ने हाथ में लिया था, वो काम हम पूरा करेंगे। वो नाम उनके आपको मालूम होंगे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, जिनको हम चापेकर बंधु कहते हैं। वो इसी रास्ते में आगे जाकर उनका निवास स्थान था। ये पहले तो कोकण से आए थे, वेलनेश्वर से, फिर चिंचवड़ में आए थे, चिंचवड़ में आज भी उनका मकान है, फिर यहाँ आने लगे। उनके पिताजी हरिभाऊ चापेकर ये कीर्तनकार थे। आपको कीर्तन मालूम होगा, बहुत बड़े कीर्तनकार थे, पूरे हिंदुस्तान में उनकी कीर्ति थी, उनको बुलाया जाता था।
लेकिन उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे, इनके मन में क्या आता था कि हम राम का भजन करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, शिवाजी के बारे में कुछ कविता बताते हैं, लेकिन हम कुछ पराक्रम नहीं कर रहे। राम ने रावण को मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था, लेकिन आज इस देश के ऊपर कितने इंग्रज जो रावण जैसे है और जो कंस जैसे है हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, और हम सिर्फ कीर्तन कर रहे हैं मंदिर में। तो हमें कुछ पराक्रम करना चाहिए। तो ये पहले व्यायाम कर रहे थे, बहुत बड़ा व्यायाम। देखिए यहाँ से सिंहगढ़ कितना दूर है मालूम है आपको? वो उस ज़माने में यहाँ से सिंहगढ़ तक भागते भागते दौड़ते दौड़ते जाते थे। इतनी शरीर में ताकत उन्होंने पैदा की। किस लिए की? उन्होंने कहा कि जब हम अंग्रेज़ गिरफ्तार करेंगे हमें, तो उन्होंने हमें जो कष्ट देंगे वो सहन करने की शक्ति हमारे से शरीर में होनी चाहिए, इसलिए हम ये व्यायाम कर रहे हैं। ऐसा व्यायाम उन्होंने किया। और वो बहुत दंगा मस्ती करते थे, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत अंग्रेज़ों को पीटना मारना ऐसे करते थे। जैसे कि कुछ बहुत बड़ी कथा है, मैं 2-3 मिनट में कहने वाला हूँ। मुंबई में एक विक्टोरिया, उस समय विक्टोरिया रानी थी ना, विक्टोरिया रानी का बहुत ही सुंदर सफ़ेद ऐसा स्टैचू था। तो अंग्रेज़ हमें ब्लैक इंडियन कहते थे, तो चापेकर के मन में बहुत राग आता था, वो हमें ब्लैक इंडियन कहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो डामर होता है ना, डामर ही कहते हैं ना, वो डामर लेकर काला काला, और वो लेके रानी विक्टोरिया का स्टैचू के ऊपर डाला, और हमारे पैरों में जो जूते होते हैं, जूतों की माला बनाई, उसकी पहनाई और भाग गए। तो अंग्रेज़ पुलिस आ गए, कल तो सफ़ेद थी, आज तो काली हो गई रानी हमारी, क्या होगा, क्या करेंगे? तो ऐसा। और उस भीड़ में कुछ देर के बाद चापेकर बंधु भी गए थे। तो किसने किया ये? बहुत बुरा किया। किसने किया? वो भी पूछ रहे, उन्होंने किया था रात में, और वो ही पूछ रहे थे किसने किया। तो ऐसे थे चापेकर बंधु उस समय। और में घटना पूना में हुई, प्लेग, ये रोग पूना में आ गया। प्लेग पहले चूहों को होता है, फिर आदमी को होता है, और 4-5 घंटों में आदमी मर जाता है, और एक से दूसरे को तीसरे से होता है। तो माँ को हुआ तो बच्चा मर जाता है, बच्चे को हुआ तो माँ मर जाती है। इतना भयंकर ये राक्षसी रोग है। तो ये पूना में आ गए। तो लोग कहने लगे, कुछ तो करो, तुम सरकार हो। लोकमान्य तिलक जी पूना में रहते थे, तो तिलक जी ने यहाँ पूना में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया था, नाम था हिंदू हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल में ये चापेकर बंधु वॉलेंटियर का काम उसको कर रहे थे, तो सेवा भी कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे। तो फिर जब इंग्लैंड में ये बातमी गई, ये वार्ता गई कि पूना में भी प्लेग आया है, तो वहाँ के अंग्रेज़ कहने लगे, कुछ तो करो, नहीं तो पूना मुंबई का प्लेग इंग्लैंड में आ जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ के इंग्लैंड में अंग्रेज़ बोले कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसका नाम था, वो प्लेग कमिश्नर था, पूना का प्लेग कमिश्नर, उसका नाम था वॉल्टर चार्ल्स रैंड। पहले लोगों को अच्छा लगा, कोई तो आया बंदोबस्त करने के लिए, लेकिन रैंड ने जो काम किया उससे लोगों को ऐसा लगने लगा प्लेग चलेगा, अरे रैंड नहीं चाहिए। इतना उन्होंने लोगों को सताया था। क्या कर रहा था वो? देखिए उस ज़माने में 100 बरस से भी पहले ऐसे जूते पहनकर, वो भी चमड़े के जूते पहनकर, वो लोग घर में जाते थे, स्वयंपाक घर में जाते थे, यानी किचन में जाते थे, देवघर में जाते थे, कुछ सोने का हो चांदी का हो चोरी करते थे, पुलिस ही चोरी कर रहे थे। ये भी लोग सह सकते थे, लेकिन उन्होंने जो किया आज बताने में मुझे शर्म आती है कि प्लेग में ऐसे जो गांठ आती है ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में अंधेरा रहता है ना, तो सारे महिलाएं और सारे पुरुष ऐसे एक कतार में रास्ते के ऊपर रहेंगे, खड़े रहेंगे और कपड़े उतारेंगे, हमें देखना है उसने यहाँ कुछ आया है। देखिए कितना बहुत बड़ा अपमान है। एक महिला, ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, एक महिला के सामने जब पुलिस आया और उसे कहा कपड़े उतारो, तो महिला भागने लगी, पुलिस उसका पीछा करने लगा, और यहाँ शनि पार है मंडई के यहाँ, तो उस महिला ने उसके सर फोड़कर आत्महत्या की। तो पूना वाले ऐसी जिंदगी उस समय जी रहे थे, इतना बड़ा अत्याचार ये रैंड कर रहा था। तो क्रोधित कौन हो गए? चापेकर बंधु। तो क्या करना है? तो क्या करते थे वो मामलेदार कचहरी, पता है ना, वहाँ मैसेज देते थे
कस्बा पेट में इस घर में प्लेग का रोगी है, आओ। तो पुलिस आते थे शाम को, और शाम को जब अंधेरा हो जाता था पुलिस आते थे तो चापेकर उनके मित्र जाते थे और ऐसे बदड़ते थे और भाग जाते थे, ऐसा करने लगे। तो तिलक जी को जब पता चलता था कि ये ऐसे मारामारी कर रहे हैं तो मन में अच्छा लगता था कि कोई तो इसके मन में तो राग है, बाकी सारा देश ऐसा सो गया है तो कोई चिढ़ रहा है, अच्छा है। लेकिन तिलक जी बता रहे थे, अरे ये तो सब सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसका सूत्रधार अलग है, वो रैंड है, रैंड उसको मारना चाहिए, ये तो सिर्फ आज्ञा सुनते हैं। और ऐसी घटना गई 12 जून 1897, ये पूना के लकड़ी पुल है ना, वहाँ एक विट्ठल मंदिर है, वहाँ तिलक जी का भाषण था। उस भाषण के पहले चापेकर ने गीत गाया था, वो कवि थे अच्छे, उन्होंने गीत गाया। और इस गीत के 4 शब्दों में 4 पंक्तियाँ मैं मराठी में बताता हूँ, उसका अर्थ भी बताऊँगा कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी ओर ऊपर से देखेंगे तो उनके मन में क्या आएगा। शिवाजी महाराज कहेंगे, होती का य विषाद वक्र नयने पाही परस्त्री कुणी, ज्ञानातून सहस्त्र तीक्ष्ण असिका बाहेरे त्याक्षण। शिवाजी महाराज ये कहेंगे, यदि मेरे ज़माने में एक भी महिला की ओर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो मेरे हजारों मर्द मावले ऐसी तलवारें निकालेंगे, सहस्त्र मावले। लेकिन आज तुम्हारी अवस्था क्या है? शिवाजी महाराज कहेंगे, आता संधि बगोन अग्निरथात हस्ते स्त्रिया ओढती, षंडानो करता कसे सहन हे लावून घ्या दादती। शिवाजी महाराज कहेंगे, तुम्हारे घर की महिलाएं, माता हो, बहन हो, पत्नी हो, लड़की हो, ये अंग्रेज अग्निरथ, इसका मतलब है रेलवे में से खींच कर ले जाते हैं तुम्हारे आंखों के सामने, तुम कैसे नामर्द हो, कुछ तो करो, ऐसे शिवाजी महाराज कहेंगे। ऐसी कविता उन्होंने गाई थी। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ, चापेकर बंधु ऐसे दरवाजे में खड़े थे, तिलक जी जा रहे थे, उनको लगा तिलक जी कहेंगे शाबाश, अच्छी कविता। लेकिन तिलक जी ने क्या कहा, तुमने कविता बहुत अच्छी कही, लेकिन उस कविता में तुम औरों को नामर्द कर रहे थे। यदि तुम मर्द होते तो क्या रैंड जीवंत रह सकता? ऐसा सवाल किया। तुम मर्द हो ना, तो रैंड जिंदा कैसा? तिलक जी गए तो ये इतने क्रोधित हो गए कि ये काम हम कर सकेंगे, हम रैंड को मारेंगे। और 10 दिन के बाद 22 जून को उन्होंने ये काम किया। और 22 जून यही दिन क्यों चुना था? क्योंकि इस दिन में रानी विक्टोरिया सिंहासन के ऊपर बैठ गई। इसको 60 ईयर्स पूरे होने वाले थे, जिसको हम हीरक महोत्सव कहते हैं ना, ये होने वाला था। तो चापेकर बंधु ये दिखाने चाहते थे, हम सिर्फ रैंड के दुश्मन नहीं हैं, हम पूरे इंग्रज राज के दुश्मन हैं। इसी दिन हम प्रतिशोध करेंगे। और जो जिसे आज हम यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं ना, उसी रोड को उस ज़माने में गणेश खिंड कहते थे। और गणेश खिंड में अब हम क्या है, हमारे बच्चों को यदि पता, जो बड़े लोग हैं ना, वो गणेश खिंड समझ सकते हैं कि रैंड को चापेकर बंधु ने कहाँ मारा। लेकिन आज के बच्चों को बताना पड़ता है, चापेकर बंधु ने रैंड को ई स्क्वायर टॉकीज और राहुल टॉकीज के बीच में मारा। पता ऐसा ही बताना पड़ता है ना आज का ज़माने में। लेकिन वो आपको एरिया मालूम होगा कि वहाँ। और वो पहले दिन देखने गए थे, जो चतुर्शिंगी का मंदिर है ना, चतुर्शिंगी देवी का मंदिर, वो देवी के सामने उन्होंने प्रार्थना की थी पहले दिन। मराठी में कविता है, वो उन्होंने लिखी है, आई अंबे जगदंबे जातो सत्कर्मी जय दे, रिपुदमनासा आई भवानी आमाला वर्दी, आमा नाही पुण्यपतनी धर्म बुडवला रँडाने सारा, त्या माराया अविचाराया हाथ यामुचा शौर्य धैर्य तू देगा अंबाबाई। यानी हम सत्कर्म के लिए चाह रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तुम हमें शौर्य दो, धैर्य दे दो, ऐसी प्रार्थना उन्होंने की थी। और दूसरे दिन जो पार्टी होने वाली थी, आज जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी, वो गवर्नर का बंगला था, वहाँ पार्टी थी। पार्टी 9 बजे ख़त्म हुई, सब जाने लगे और वहाँ फटाके भी बज रहे थे। तो उसी आवाज़ का उन्होंने फ़ायदा किया और उन्होंने पहली जो बग्गी थी ना, उस ज़माने बग्गी रहती थी, तो बग्गी जा रही थी, लेकिन 2 नंबर का जो था उसका नाम था बालकृष्ण, तो उन्होंने जाकर गोली मारी। लेकिन उसमें रैंड नहीं था, उसमें था आयस्ट।
और फिर आवाज आया गोंदिया आला रे। तो गोंदिया आला रे मतलब क्या है, अब आने वाली बग्गी रैन की है। तो दामोदर सबसे बड़ा जो था भाई वो गया और उन्होंने उसके ऊपर रैन, उस बग्गी के ऊपर छलांग लगाकर ऊपर जाकर अपनी पिस्तौल निकाली और उसको गोली मारी और वो रैन था वो नीचे गिर गया। और कुछ दिनों के बाद यानी कि 2 जुलाई को गोली मारी, 22 जून को, और 2 जुलाई का ससून हॉस्पिटल में उसका मृत्यु हो गया। और इस तरह चापेकर ने बहुत बड़ा पराक्रम किया और रात को यहाँ आकर सो गए। यही उसका अगले 2 चौक आगे उनका घर है, सो गए। और सुबह उनका नौकर आने, उठो क्या हुआ, कल रात रैन को किसने गोली मारी, ऐसा बता। तो उनको बहुत बड़ा आनंद हुआ। तो ये आनंद हुआ, लेकिन दूसरे दिन वो मुंबई गए, लेकिन कुछ लोगों ने फितूरी की और वो गिरफ्तार हो गए। पहले दामोदर, दूसरे कुछ काल के बाद सब तीनों भाई और उनका मित्र था महादेव रानड़े, ये सबको गिरफ्तारी हुई और फांसी भी हुई। लेकिन एक बात है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि सारे विश्व में पारतंत्र के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अनेक उदाहरण हैं, लेकिन एक ही घर में 3 सगे बहू फांसी हो गए, ये उदाहरण विश्व में कहीं नहीं है। ये यहाँ का उदाहरण है, ये चापेकर बंधु का। और दूसरा बात है, जब वो फांसी गए थे तो अंतिम इच्छा क्या थी, मैं भगवत गीता लेकर ऊपर जाऊंगा। और उसी समय में तिलक जी भी यरोड़ा कारागृह में थे, तो तिलक जी को मिलने गए। तिलक जी ने उनको भगवत गीता दी और वो हाथ में लेकर वो फांसी के फंदे के ऊपर गए। इसका मतलब क्या है, हम कोई अतिरेकी नहीं हैं, हम कोई खूनी नहीं हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं। हमारा मार्ग राम का है, हमारा मार्ग कृष्ण का है, हमारा मार्ग शिवाजी राजा का है। हम पवित्र मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं। ऐसा उन्हें पूरे क्रांतिकारी को ऐसा नैतिक अधिष्ठान उसकी कृति से मिल गया। देखो 1857 से हम हार गए, उसके बाद 40 बरस पूरा हिंदुस्तान सो गया था। उसको जागृत पहले किया वासुदेव बलवंत ने, और उसके बाद एक इंग्रज अधिकारी की हत्या की ये चापेकर बंधु ने, और इससे पूरा भारत जागृत हो गया। ये बहुत बड़ी घटना थी। तो चापेकर बंधु, एक घर के 3 बहू फांसी गए, चापेकर बंधु को फांसी हो गई। तो अंग्रेज लगे कि अरे फड़के गए तो चापेकर निर्माण हो गए, अब चापेकर गए, अब कोई नहीं होगा। पागल थे इंग्रज। चापेकर यहाँ फांसी गए और वहाँ नासिक के नज़दीक भगूर नाव के गांव में एक छोटा बच्चा देवी के सामने बैठकर कह रहा था, चापेकर का अपूरा काम मैं पूरा करूंगा। उसका नाम था स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर ने ये काम किया। ऐसा हमारा ये बहुत बड़ा तेजस्वी इतिहास है। वहाँ नागनाथ पार्क के यहाँ जाना कुछ कठिन था, इसलिए मैं यही उनका इतिहास बताया। अब हम आखिर का एक स्टॉप लेंगे, एक हम स्टॉप आपको हो सकता है ना, तो हम केसकर विठल मंदिर का एक स्टॉप लेंगे, वही हमारी आज की यात्रा समाप्त होगी।